प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मिशन 2024 में जुटी बसपा का गांव चलो अभियान 1 लाख गांव पहुंचने का लिया संकल्प। यूपी में कांग्रेस को मिल सकता है नया प्रभारी, यूपी में नए प्रभारी के नामों को लेकर मंथन हुआ तेज। मंत्री ए के शर्मा ने सफाई की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक, 15 जून से पहले सफाई कराने के दिए निर्देश। पूर्व आईपीएस दिनेश शर्मा ने गोली मारकर की आत्महत्या, शव के पास से बरामद हुआ सुसाइड नोट। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में धर्मांतरण का खेल, धर्मांतरण मामले में पुलिस ने किया खुलासा, एक मौलवी हुआ गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा 2024 के दौर में अब बसपा भी मजबूती दिखा रही है। जी हां, पार्टी प्रमुख मायावती ने 1 लाख गांव तक पहुंचने का टारगेट रखा है। वहीं स्लोगन दिया है कि हर बूथ पर 10 यूथ दौड़ेंगे। इस दिन में ये अभियान गांव-गांव तक शुरू हो चुका है। 3 महीने तक बसपा का कोर कैडर यूथ को पार्टी से जोड़ने का काम करेगा। साथ ही बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि बीते 3 दिनों में अभियान 75 जिलों में शुरू हो चुका है। 2024 के चुनाव से पहले बसपा का तकरीबन 1.5 लाख बूथ मजबूत करने की कवायद करती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ अब आपको बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती भी अलर्ट हो चुकी है। 1 लाख गांव पहुंचने का संकल्प लिया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि मिशन 2024 में बसपा पूरी तरीके से जुट गई है। कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारी और पदाधिकारियों के साथ अब तमाम दिग्गज नेता गांव-गांव तक पहुंचेंगे। तो गांव चलो अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 1 लाख गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य इस दौरान बसपा सुप्रीमो ने रखा है। तो इस खबर पर विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो अलर्ट हो चुकी है, तो वही गांव चलो अभियान का आगाज हो चुका है। गांव चलो अभियान के जरिए क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है और किस तरीके से यूथ को जोड़ने की कवायद की जा रही है? विवेक, देखिए, अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव 2022 और निकाय चुनाव 2023 को देखते हुए बसपा का जैसे ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, उसको लेकर बसपा ने भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी कमर जो है वो कसना शुरू कर दिया गया है। मिशन 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। वही बहुजन समाज पार्टी मिशन 2024 को लेकर गांव-गांव तक जो है पहुंचने की कवायद भी शुरू कर चुकी है। बसपा सुप्रीमो ने इस बैठक में ऐलान किया था कि 1 लाख गांव तक जो है वो बसपा के कार्यकर्ता जाएंगे और खुद प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जो है गांव-गांव जाकर यूथ को जो है पार्टी की विचारधारा से जोड़ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। हर बूथ पे 10 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और हिसाब से अगर 1 लाख गांव तक जाती है तो ये जो संख्या है युवाओं की वो लाखों में हो सकती है। जिस प्रकार से आज का यूथ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर युवाओं पर अपना ध्यान पहले केंद्रित किया था, बसपा भी इसी राह पे चलती हुई देखी जा सकती है। हर बूथ पे 10 कार्यकर्ताओं को, यूथ कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है और जिस तरीके से इस निकाय चुनाव में युवाओं को छोटी छोटी जिम्मेदारी दी गई थी, खैर ये निकाय चुनाव में कुछ ज़्यादा असर नहीं दिखा पाया था, लेकिन अब युवाओं को जो है, जो तेज तर्रार युवा है, जो बसपा के जो कोर कैडर के युवा पदाधिकारी हैं, उनको जो है अब अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। 3 महीने तक बाकायदा गांव चलो अभियान चलेगा और इसमें युवाओं को जो है पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाएगा। काशीराम की जो विचारधारा थी, जिस विचारधारा से बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, उससे यूथ को जोड़ा जाएगा और जो कोर वोटर है बसपा का, उस पर भी ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य जो है वो बहुजन समाज पार्टी। देखिए विवेक, जब भी बसपा की बात आती है तो यही कहा जाता है कि वो दलितों की पार्टी है, लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, वो प्रचार के लिए एक अलग ही तबके को चुन रही हैं, वो अपनी रणनीति में बदलाव कर रही हैं। तो इस रणनीति में जो बदलाव है, इसका क्या कुछ असर इस वक्त जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस अभियान की तो शुरुआत हो चुकी है? विवेक, देखिए, अगर बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण दलित कार्ड का 2022 विधानसभा चुनाव में
खेला था, लेकिन ये कार्ड जो है बसपा के काम नहीं आया था। बसपा सिर्फ एक सीट पे जो है वो सिमट गई थी। और 2007 में जब बसपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, 7 से 12 तक इनकी सरकार चली थी, मायावती मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। इसके बाद सपा की सरकार आई, उसके बाद भाजपा की 2 बार सरकारें आ चुकी है। तो लगातार 2012 के बाद से ये ग्राफ जो है बहुजन समाजवादी पार्टी का गिरता ही रहा है। जो ब्राह्मण दलित मुद्दे हुआ या मुस्लिम दलित मुद्दा हुआ, सब पे जो है पकड़ भाजपा की धीरे धीरे फीकी होती चली जा रही है। और इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी ने जहां एक तरफ ओबीसी वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है, समाजवादी पार्टी लगातार ओबीसी वर्ग का मुद्दा उठाती है, तो भाजपा से ज्यादा हमलावर जो है बसपा समाजवादी पार्टी को ओबीसी के मुद्दा उठाने पर रहती है कि समाजवादी पार्टी ओबीसी वर्ग को छल रही है। इसके अलावा जो उनके कोर वोटर हैं उन पे भी ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य जो है बसपा ने रखा है कि जो दलित वोटर है, जो उनका कोर वोटर हुआ करता था, लगभग 20 से 22% वोटर है जो दलित वोटर हैं, जो बसपा के कोर वोटर माने जाते थे। बसपा का जो वोट जो है वो छिटक चुका है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सेंधमारी कर ली थी। देखिए विवेक, 2019, 2022 और 2023 ये 3 अलग अलग चुनाव हुए जिसमें लगातार जो बसपा का ग्राफ है वो लगातार गिरता रहा है। जबकि 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन था, उसके बावजूद भी लोकसभा की महज 15 सीटें इनके खाते में आई। और अब इस बार तो बसपा सुप्रीमो अकेली चुनाव लड़ रही है। तो क्या इसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो वोटर्स है वो छिटकेंगे इस बार। जी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने जिस प्रकार से सपा को एक तरफा वोट डाला था और सपा ने अपने रिकॉर्ड अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत जो है विधानसभा चुनाव में हासिल किया, सिर्फ 125 सीटें समाजवादी पार्टी की आई, लेकिन उनका वोट परसेंटेज जो है अब तक सबसे बेहतर साबित हुआ, जिसमें मुस्लिम वोटर्स की भूमिका काफी ज्यादा थी। अगर देखें तो इस नगर निकाय चुनाव में जो 17 सीटों पर चुनाव लड़ा गया उसमें बसपा ने 11 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। तो बसपा का ध्यान अब सीधे तौर पे अपने कोर वोटर से हटके जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट पर भी है, ओबीसी पर है। यानी दलित, ओबीसी और मुस्लिम कार्ड बसपा जो है इस लोकसभा चुनाव में खेलते हुए नजर आएगी। अगर कहीं अपने इस अभियान में बसपा सही साबित हो सकती है तो 40% दलित और मुस्लिम ओबीसी का ये जो वोट बैंक है उसमें अगर आधे से ज्यादा में सेंधमारी करते में कामयाब रहती है तो बिना बहुजन समाजवादी पार्टी के किसी की राह आसान होने वाली लोकसभा में उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाली है। मुस्कान, और जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, हर बूथ पे 10 युवाओं को जोड़ा जा रहा है, इस लोकसभा चुनाव में युवाओं को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। खुद विश्वनाथ पाल सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, वो गांव-गांव जा रहे हैं, पाठशाला की तरफ एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, पार्टी की विचारधारा युवाओं को समझाई जा रही है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा, समाजवादी पार्टी और भाजपा जिस तरीके से लगातार पिछले अगर 10-12 सालों में शासन किया है, उनकी नीतियों के बारे में समझा रहे हैं, क्या कुछ गलत नीतियां रही हैं, वांछित दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में उनको बताया जा रहा है। और अपनी पार्टी की विचारधारा, काशीराम के विचारधारा और बाबा साहब अम्बेडकर के जो मूल सिद्धांत हैं उनको साथ लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी चल रही है, युवाओं को इस बारे में जोड़ रही है। तो युवाओं पर ज्यादा फोकस है, दलित कोर वोटर पे भी ज्यादा फोकस है, और मुस्लिम वोटर्स को लेकर जिस प्रकार से बिल्कुल विवेक, यानी कि पूरी तरीके से माना जाए कि जितने भी पुराने चुनावों के नतीजे हैं कहीं ना कहीं बसपा ने उससे सबक ले लिया है और अब हर एक तबके को साथ लेकर चलने की कवायद करती हुई नजर आई है मायावती। धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए थे इस खबर पर और उन्होंने बसपा के पूरे रोड मैप की एक जानकारी दी कि 2024 के चुनाव को लेकर बसपा की रणनीति क्या है, वो किस रणनीति पर काम कर रही है। तो गांव चलो अभियान बसपा का एक बड़ा और महत्वपूर्ण अभियान है। इस दौरान युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, तो वहीं 1 लाख गांव तक पहुंचने का लक्ष्य भी इस दौरान निर्धारित किया गया है। अब इसमें बसपा पूरी तरीके से जुट चुकी है और बसपा का गांव चलो अभियान अब लगातार तेज होता जा रहा है, जिससे पार्टी अब युवाओं को जोड़ने की कवायद करती हुई नजर आएगी। स्क्रीन पे
तो 2024 का लोकसभा चुनाव हर एक पार्टी के लिए अहम हो गया है, क्योंकि साम दाम दंड और भेद हर एक रणनीति को अपना करके अब जो पार्टियां हैं वो जमीनी स्तर पर उतर चुकी हैं। तो वहीं यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे कांग्रेस में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। आगामी चुनाव की तैयारियों को देखते हुए राज्य में कांग्रेस को जल्द ही नया प्रभारी मिल सकता है। दावा है कि कई राज्यों में चुनाव में व्यस्तता के चलते प्रियंका गांधी अपना प्रभारी पद छोड़ सकती हैं। हालांकि पार्टी में नए नामों को लेकर भी मंथन जारी है। कई नाम यूपी कांग्रेस प्रभारी की रेस में हैं। हरीश रावत और तारिक अनवर का नाम इस रेस में सबसे पहले यानी कि सबसे अव्वल नंबर पर बताया जा रहा है। इनको कांग्रेस का राज्य में प्रभार दिया जा सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नए प्रभारी के हाथ पार्टी की कमान देने पर अब विचार कर रही है। बता दें कि प्रदेश में जल्द नई कार्यकारिणी का भी गठन होगा। बृजलाल खाबरी लोकसभा चुनाव तक फिलहाल अध्यक्ष पद पर यूं ही काबिज रहेंगे। तो यूपी में कांग्रेस को नया प्रभारी मिल सकता है। दरअसल व्यस्तता के चलते प्रियंका गांधी वाड्रा इस पद को छोड़ सकती है और इस पद को छोड़ने के बाद अब कई नामों को लेकर भी चर्चाएं लगातार तेज हो गई हैं। तो कई नाम यूपी कांग्रेस प्रभारी की रेस में आगे है, जहां हरीश रावत और तारिक अनवर का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे यानी कि सबसे अव्वल नंबर पर बताया जा रहा है। तो वहीं विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, अब यूपी में कांग्रेस को नया प्रभारी मिल सकता है। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा व्यस्त होने के चलते इस पद को छोड़ सकती हैं। ऐसे में इस रेस में कौन कौन से बड़े नाम सामने आ रहे हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा को अब पार्टी के अंदर में कहीं ना कहीं उन्हें प्रमोशन मिलते हुए नजर आ रहा है। आपको बताएं कि अगर बात करें तो निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव के बाद से ही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में नहीं आई है और जिसका प्रभाव चुनाव परिणाम पे भी देखने को मिला है। साथ ही अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी कर्नाटक और साथ ही साथ हिमाचल और कई चुनावों में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए नजर आई थी। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है। निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं की है और इसकी दलील दी गई है कि प्रियंका गांधी अपने व्यस्त शेड्यूल की वजह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश नहीं आ सकी है। इसको देखते हुए अगर बताएं मुस्कान, तो कई नाम अब उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी के नाम के जो चर्चा है उसमें कई नाम चल रहे हैं। प्रमुखता से अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अहमद खान का नाम बिल्कुल ठीक है। मैं विभांशु आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को इस खबर से रूबरू करा दें, जहां यूपी में कांग्रेस को अब नया प्रभारी मिल सकता है और नए प्रभारी के नामों को लेकर अब मंथन भी तेज हो चुका है। साथ ही आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव से पहले नई कार्यकारिणी का भी गठन होगा और बृजलाल खाबरी लोकसभा चुनाव तक फिलहाल अध्यक्ष के पद पर बरकरार रहेंगे। तो कांग्रेस में बदलाव के संकेत अब मिलने लगे हैं। आगामी चुनाव की तैयारियों को देखते हुए राज्य में कांग्रेस जल्द ही नया प्रभारी नियुक्त कर सकती है। तो विभांशु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बेहद ही बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नई कार्यकारिणी का भी गठन होगा। ऐसे में यूपी को एक नया प्रभारी मिलेगा। क्या कुछ चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये सभी बदलाव किए जा रहे हैं विभांशु? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की एक मुहिम की शुरुआत कर रही है। बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम जो पद है वो खाली है। इसको लेकर नामों की चर्चा की जा रही है। बीते दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को दिल्ली दरबार यानी कि दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय बुलाया गया था, जहां उनसे चर्चा की गई। और साथ ही जब बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी एक नए फार्मूले के तहत जैसे प्रांतीय अध्यक्ष को चुनावी मैदान में उतारी है प्रदेश अध्यक्ष के साथ, वैसे ही कई अति महत्वपूर्ण पदों पर नए नामों का ऐलान कर सकती है। साथ ही आपको बता दें कि कार्यकारिणी का गठन भी महज महीने दिन के भीतर माना जा रहा है कि हो जाएगा। साथ ही आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी को बनाया गया था, मगर कांग्रेस पार्टी को इसमें कहीं ना कहीं सफलता हासिल नहीं हुई थी और एक नारे के साथ प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में थी, लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ, मगर ये नारा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर स्थापित नहीं हो सका। अब नए फॉर्मूले के साथ कांग्रेस
2024 के चुनावी मंथन में आएगी। और देखने वाली बात ये होगी कि जहां कई वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चे में चल रहे हैं, वहीं सबसे अव्वल दर्जे पे यानी कि सबसे इस रेस में आगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिख रहे हैं। क्योंकि हरीश रावत कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को एक बेहतर ढंग से जानते हैं और उत्तराखंड के गठन से पहले वो प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने के लिए। तो वहीं लखनऊ के जीएम जलकल से अब व्यवस्थाएं नहीं संभल रही हैं। जहां पीने का पानी सप्लाई नहीं होने पर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है, तो वहीं पानी नहीं आने से गुस्साए लोगों ने रोड जाम किया है। हुसैनगंज इलाके में बर्लिंगटन चौराहे पर एक लंबा जाम लगाया गया, जहां सड़क पर लोगों ने प्रदर्शन से हजारों लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ा। जलकल विभाग की लापरवाही से लोगों में नाराजगी देखने को मिली है, लेकिन मामले में जलकल विभाग के अफसर नींद में सोए नजर आए हैं। जलकल विभाग की लापरवाही आम लोग अब भुगत रहे हैं। तो पेयजल आपूर्ति ठप होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करते हुए प्रदर्शन भी किया है। तो पेयजल आपूर्ति ठप होने पर यह प्रदर्शन लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिला है, जहां गुस्साई महिलाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए एक मोर्चा तक खोल दिया। साथ ये कहा है कि जो पेयजल है यानी कि पीने का साफ पानी भी आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दी और रोड जाम होने से आवागमन कई देर तक प्रभावित रहा। सड़कों पर लंबा जाम भी लग गया है। तो लखनऊ की सड़कों पर ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जहां पेयजल आपूर्ति ठप होने पर जो महिलाएं हैं और उनके साथ ही पुरुष जो हैं वो भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। तो विभांशु हमारे साथ इस खबर पर सीधा जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, जिस तरीके से भीषण गर्मी के बीच ये दावा किया जाता है कि पेयजल की व्यवस्थाएं दुरुस्त है, लोगों तक स्वच्छ पानी टैंकरों के जरिए पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आती है, जहां महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं ताकि उन्हें साफ पानी मिल सके। कहां है ये पूरा मामला विभांशु, और महिलाएं क्या मांग उठा रही हैं? जी बिल्कुल मुस्कान, आप बता दें कि उत्तर प्रदेश के जलकल विभाग की एक बड़ी लापरवाही राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में देखने को मिली है। जहां उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लगातार उत्तर प्रदेश में जल की सुचारू ढंग से जो वितरण है उसका लगातार दावा करते हैं और प्रदेश के अंदर में 1 करोड़ से अधिक नल लगाने की बात कहते हुए नजर आते हैं, मगर उनके तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कहीं ना कहीं पुलिंदा लगाते हुए जलकल विभाग के कर्मचारी नजर आ रहे हैं। ये बात राजधानी लखनऊ की है और उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी को हटाकर अगर देखें तो 74 जिलों में क्या स्थिति है और वो कहीं ना कहीं अब स्थिति नहीं नजर आ रही है। आज राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज में हजारों की तादाद में हुसैनगंज क्षेत्र के तमाम महिला और पुरुष सड़कों पर उतर रहे हैं, क्योंकि एक लंबे समय से पानी उनके घरों में नहीं आ रहा था। और आपको बताएं कि साफ तौर से वो जलकल विभाग और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर। उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं भीषण गर्मी में हमें नहाने और खाना बनाने एवं तमाम जो पानी से संबंधित चीजें होती है वो करने में दिक्कत आ रही है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो लगभग 1.5 घंटों तक तमाम जो क्षेत्रवासी थे वो बर्लिंगटन चौराहे पे एकत्रित होकर और धरना दिए, जिसके बाद आपको बता दें कि इस धरने की वजह से तमाम जो अफसर या कर्मचारी अपने ऑफिस को जाने वाले थे वो एक लंबे भीषण जाम में फंसे और जिसमें कहीं ना कहीं उनको मुश्किलों का भी सामना हुआ। और आपको बताएं कि जब कहीं ना कहीं संख्या ज्यादा होती है उसके बाद उत्तर प्रदेश जलकल के तमाम जिम्मेदार मौके पर पहुंचते हैं और उनकी तरफ से क्षेत्रवासियों का आश्वासन दिया जाता है कि आपकी समस्याओं से जल्द निदान दिलाया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के जलकल विभाग के कर्मचारी कैसे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी समस्याओं से निदान दिलाते हैं। बिल्कुल, देखिए विभांशु, जिस तरीके से नगर विकास मंत्री ने कई महत्वपूर्ण बैठक की और इसमें बारिश से निपटने को लेकर तो निर्देश दे दी गए, लेकिन जो अभी का
मौसम है यानी भीषण गर्मी, उसको लेकर ना तो उन्होंने कोई निर्देश दिए, ना ही उनका ध्यान इस तरफ गया कि जो जनता है उसको पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। तो आखिर जो जिम्मेदार है वो अपनी आंख बंद करे हुए क्यों बैठे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लगातार जलकल विभाग की बेहतरी के लिए कई ऐसे अहम कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश के अंदर में 1 करोड़ नल लगाने का टारगेट भी बीते महीने पूरा हुआ था, मगर कहीं ना कहीं अब तक जो तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं और उनके सक्रिय न होने की वजह से कहीं ना कहीं योजनाएं धरातल पे नहीं उतर के आ पा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से अफसरों को क्या निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि ये मामला राजधानी लखनऊ का है जहां से सभी मंत्रालय चलते हैं, तमाम वीवीआईपी रहते हैं और हुसैनगंज से महज 100 किलोमीटर दूरी पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा है और मोस्ट कहीं ना कहीं वीवीआईपी क्षेत्र में आता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सूचना के बाद उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में जल की जो समस्या है उससे कैसे अफसर निकाल दिलाते हैं और कहीं ना कहीं जो विभाग के कर्मचारी हैं उनकी कार्यशैली पे भी ये आंखें खोलती है ये मामला। अब देखने वाली बात मुस्कान होगी कि इस मामले के बाद उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री का क्या निर्देश आता है। देखिए विभांशु, अब ये भी अहम हो जाता है कि सोचिए जब ये राजधानी लखनऊ का ये हाल है तो प्रदेश के बाकी जो तमाम और जिले हैं वहां की स्थिति क्या होगी। लेकिन योजनाएं बहुत आती हैं और योजनाओं को लागू करने का दावा किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही लागू हो जाती है, धरातल पर नहीं हो पाती हैं। आखिर में जो ऐसे विभाग के जिम्मेदारान हैं फिर उन पर जो कार्रवाई है वो कौन करेगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जलकल विभाग के जो सोए हुए कर्मचारी हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर में जो पानी की सुचारू ढंग से व्यवस्था की गई है उसमें जो कहीं ना कहीं कमियां आ रही है, इसका साफ तौर से जिम्मेदार जलकल विभाग के तमाम बड़े अफसर है, क्योंकि उनका काम है मॉनिटरिंग करना, उनका काम है आम जनमानस को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराना। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जल शक्ति मंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं और कहीं ना कहीं में मंत्री में उत्तर प्रदेश की सरकार में एक बड़ा चेहरे के तौर पर पहचान होती है, सक्रिय मंत्री है, उनके निर्देशों का कहीं ना कहीं ये अफसर उनके अवहेलना कर रहा है, जिसका नतीजा है कि आम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं विभांशु ये विभागों के अधिकारियों की लापरवाही है जिनकी वजह से आम जनता परेशानियों का सामना कर रही है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए विभांशु। तो वहीं गाजियाबाद में धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है। नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण भी कराया जा रहा है, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल ऑनलाइन गेम के आड़ में जैन समाज के नाबालिग लड़के और एक हिंदू लड़के के धर्म परिवर्तन मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि दोनों नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसकी जांच के बाद एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह से सवाल किया तो उन्होंने उल्टा जवाब देते हुए मीडिया से कहा कि आप अभियान चलाओ, सरकार हर जगह घुसती है क्या। साथ ही ओडिशा के 1200 रेल हादसे को लेकर उन्होंने इसके कई कारण है, जांच चल रही है, जांच के बाद सामने सारी बातें खुलकर आएंगी, इस पर भी खुलकर मीडिया से बात की है। बता दें कि केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर वीके सिंह ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता की और सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है। तो धर्मांतरण मामले पर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जहां ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में धर्मांतरण का काला खेल ये गाजियाबाद में देखने को मिला है। तो आप चला तो रहे उसके ऊपर अभियान चलाओ ना, आप अभियान। लेकिन सरकार की तरफ से क्या है यार, एक चीज सुनो, सरकार हर एक चीज में घुसती है क्या। जिस में हादसा हुआ, हादसे के कई कारण है, जांच चल रही है, जांच के नतीजे आने दो, उसके बाद ही ठीक होगी। अभी से हम कहने लगे कि जी वो हो गया, हादसा हो गया, हम क्या करें। ठीक है, पूरी तरह से नहीं ठीक हुआ होगा, बहुत काम हुआ है रेलवे क्षेत्र में, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे आपकी वंदे भारत हो, सब जगह कवच टेक्नोलॉजी अभी नहीं लगी है, तभी होता है, सब जगह नहीं लग पाई है। कोई बहुत बड़ा काम है। हम सोचते हैं कि हम बटन दबाएंगे कवच टेक्नोलॉजी सब जगह पहुंच जाएगी। कवच टेक्नोलॉजी कई जगह पर अभी तक नहीं पहुंची, तो पहुंच जाएगी तो और सेफ हो जाएगा।
गेमिंग की आड़ में जो धर्मांतरण का खेल है, जब उसको लेकर मंत्री से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मीडिया अभियान चलाए, क्या सरकार हर जगह घुसती है, लेकिन इसको लेकर कानून जो बनाए गए हैं उस पर उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा है। तो धर्मांतरण मामले में पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। सीधा रुख करते हैं सागर का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए सागर, गाजियाबाद में नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। आखिर कब से ये गिरोह सक्रिय था और इस गिरोह में कौन कौन लोग शामिल है जिनको गिरफ्तार किया गया है? सागर ये देखिए, पूरा मामला गाजियाबाद इलाके का है, जहाँ पर व्यापारी है, उनका बेटा लगातार जिम में कहा ही जा रहा था कि वो 5 बार जिम जाने के एवज में वो बाहर निकलता था और 5 बार जिम पहुंच जाता है। इसका शक होने पर उसके पिता ने उसका पीछा किया। उसके बाद देखा तो उसका लड़का जो है मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है। उसके बाद से लगातार उनके पिताजी सक्रिय होकर स्थानीय थाने में जाकर सूचना दी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी हमेशा सजग थी और तो डीसीपी निपुण अग्रवाल उन्होंने एक टीम बनाई। उसके बाद से जांच करने के बाद एक शिक्षक मौलवी है जो कि कमेटी से 2 महीने पहले बेदखल कर दिया गया था, रहमान नाम है उसका, उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद जो छात्र है 17 साल का नाबालिग छात्र, उससे भी एक नॉर्मल तरीके से पूछा गया तो उसने कहीं ना कहीं बताया कि वो मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहता है और कहीं ना कहीं उसके पिताजी के कहने पर उसने ये बताया कि मुस्लिम धर्म सबसे बेहतर है। और कहीं ना कहीं देखिए ब्रेन वॉश का पूरा मामला सामने आ रहा है। ये गिरोह जो है तीन तरीके से एक्टिव था, क्योंकि देखिए सबसे पहला जो स्टेप था इनका, ये एक फोर्टनाइट एक ऐप है, कंप्यूटर ऐप है, गेमिंग ऐप है। इसके जरिए गेम खेलता था और उसमें जो कमजोर खिलाड़ी हैं उनसे यहाँ के जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उसके बाद वो व्यक्ति हार जाता था, वो लड़का हार जाता था, उससे कुरान की महत्व बताते थे और बताते थे कि आप कुरान पढ़िए तो आपकी जो गेम है उसमें जीतेंगे। नहीं हो जाता था, वो थोड़ा कम तरीके से खेलता था गेम को। ठीक है सागर, हम वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन धर्मांतरण मामले पर पुलिस ने एक बेहद ही बड़ा खुलासा किया है। जहां ऑनलाइन गेमिंग के आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल धड़ल्ले से गाजियाबाद में चल रहा था, जहां नाबालिग लड़के और एक हिंदू लड़के के धर्म परिवर्तन मामले का पुलिस ने खुलासा किया और पुलिस ने बताया कि दोनों नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण के मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच के बाद एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। तो गाजियाबाद से ये पूरी खबर है, जहां नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसका खुलासा बीते दिनों हुआ, जब एक बच्चा जिम के बहाने 5 बार लगातार अपने घर से बाहर निकलता था। तो उसके बाद उस बच्चे के पिता सक्रिय हुए। जब उसने बच्चे का पीछा किया तो ये खुलासा हुआ कि जो उनका बेटा है वो लगातार 5 बार मस्जिद जाता है, वहां नमाज अदा करता है। जिसके बाद उस पूरे ग्रुप को समझने के लिए पुलिस एक्टिव हुई, किस तरीके से ये काम चल रहा है, कौन कौन इस गिरोह में शामिल है। और जब पुलिस ने इसको जड़ से खंगाला और जब इसकी तह तक पहुंची तो ये सामने आया कि ऑनलाइन गेम के आड़ में जैन समाज के नाबालिग लड़के और एक हिंदू लड़के के धर्म परिवर्तन मामला सामने आया था। तो वहीं इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि दोनों नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण के मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो वही इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह से जब सवाल किया गया तो उन्होंने उल्टा जवाब देते हुए मीडिया से कहा कि आप अभियान चलाओ, सरकार हर जगह घुसती है क्या। तो उन्होंने इस मामले पर कहीं ना कहीं जो पल्ला झाड़ने का है वो प्रयास किया है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए ठीकरा भी मीडिया पर फोड़ दिया और ये कहा कि मीडिया अभियान चलाए क्योंकि हर जगह सरकार नहीं घुसती है। तो 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर ये दर्ज कराई गई थी। इसकी जांच के बाद एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। वह इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह उल्टा मीडिया पर ही बरस उठे। जब मीडिया ने उनसे इस मामले पर जानना चाहा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मीडिया अभियान चलाए, हर जगह सरकार नहीं घुसती है। तो ऑनलाइन गेमिंग के आड़ में धर्मांतरण का खेल गाजियाबाद से जारी है। तो सागर हमारे साथ फोन लाइन पर अब जुड़ चुके हैं। देखिए सागर, जिस तरीके से आपने अभी इस पूरे मामले को समझाया, किस तरीके से खुलासा हुआ और किस तरीके से जो बच्चे हैं उनका धर्मांतरण गेमिंग के जरिए कराया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जो सागर ये भी जानना काफी अहम हो जाता है कि जो इस गैंग की जड़ें थी वो कहां तक फैली थी और कौन कौन से राज्य इस गिरोह के फिलहाल चपेट में है। इसको लेकर क्या कोई अपडेट मिल पा रही है सागर फिलहाल?
डीसीपी वेस्ट निपुण अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साथ साथ जाहिर तौर पर ये बताया था कि जो धर्मांतरण का खेल हो रहा है काफी दिनों से हो रहा है और इसमें अब तक बता दूं कि 4 नाबालिग लड़के फंस चुके हैं जिसमें से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से ताल्लुकात रखते हैं। बात करूं गाजियाबाद की तो हाल ही में जो जैन धर्म के उद्यमी उनका भी बेटा इस पूरे सिंडिकेट में चक्कर में फंस गया था, क्योंकि शक होने पर गाजियाबाद के जो उद्यमी इन्होंने पीछा किया था अपने बेटे का। उसके बाद फिर पूरा राज सामने आया। उसके बाद से पुलिस के पास हो गए। पुलिस ने दावा किया कि ऑनलाइन गेम खिलाने वाला एक ऐसा गैंग एक्टिव है जो पहले गैर मुस्लिम लड़कों को हराता है, फिर गेम जीतने के लिए उनसे कुरान पढ़वाता है। कुरान पर भरोसा कायम हो जाए इसलिए गैंग खुद हल्का खेलकर इन लड़कों को जितवा भी देता है। यहीं से ब्रेन वॉश और धर्मांतरण का खेल शुरू होता है। गैंग में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से 4 नाबालिग लड़कों को इस्लाम धर्म ग्रहण कराने की बात पुलिस जांच में पुष्टि हो चुकी है। और वहीं देखिए सागर, लेकिन अब यहाँ पे ये भी जानना काफी अहम हो जाता है कि वैसे तो कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया है उस पर जो पुलिस की खासी पैनी नजर है, लेकिन एक ऐसा गेम मार्केट में आ जाता है, वो बच्चों तक पहुंच भी जाता है, तो क्या ये गेम अभी भी डाउनलोड हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए? क्या सर्कुलेट किया जा रहा है इसको अभी भी, इस गेम को? जी फिलहाल देखिए, अभी जो रहमान पकड़ा गया, मौलवी पकड़ा गया, उससे पूछताछ में आगे की बात ये निकलेगी कि कहाँ तक ये सर्कुलेट हुआ है और ये गैंग कहाँ तक एक्टिव है, इसने किन लोगों को अब तक अपने जाल में फंसाया। क्योंकि ये गैंग जो है सबसे मेन फोकस इनका जो नाबालिग लोग थे, नाबालिग बच्चे थे, उन पे था, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है और इन पर कुछ भी अगर आरोप लगाया जाए तो सिद्ध होने में समय लगता है। कहीं ना कहीं लेकिन नाबालिग हैं तो गैंग पूरी तरह से एक्टिव था, सक्रिय था और ये 3 स्टेप में काम करता था। पहला स्टेप मुस्लिम नाम से आईडी बनाकर फोर्टनाइट ऐप पर गेम खेलता था और इस गेम में कुछ लड़के हार भी जाते थे और कुरान का सहारा लेकर वो बच्चों को बरगलाया करता था कि आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान की आयतें पढ़ेंगे, उस गेम जीतेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप ये था कि कुरान में लगातार रुचि दिखाने वाले हिंदू लड़के से डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए मुस्लिम लड़के हिंदू नाम की यूजर आईडी बनाकर चैटिंग करते थे और उन्हें बताते थे कि इस्लामिक रीति रिवाज कैसे बेहतर है। इससे आपको लगता है कि जब सामने वाला हिंदू होकर भी इस्लाम के बारे में ऐसा बोल रहा है तो सच ही होगा, जाहिर सी बात। और तीसरा सबसे लास्ट स्टेप ये था कि जब गेम यूजर इस्लाम में अपनी आस्था दिखाने लगता था तो फिर ये गैंग उसको कट्टर बनाते थे। इसके लिए प्रतिबंधित इस्लामिक स्कॉलर हैं जो कि प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, जाकिर नायक की रेडियो स्पीच सुनाते थे, उन्हें इस्लामिक लिटरेचर मुहैया भी कराया जाता था और इस्लाम के रीति रिवाज के बारे में भी बताया जाता था। और सबसे आखिरी स्टेप, जो 3 स्टेप के बाद सबसे फाइनल स्टेप ये होता है कि ब्रेन वॉश हो चुके हिंदू लड़कों को सबसे आखिर में कहा जाता था कि वे नजदीकी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दें और ऐसा करने पर वो जीवन में सही तरक्की पाएंगे, खूब पैसा मिलेगा, जीवन में कोई मुसीबत नहीं आएगी। और गाजियाबाद में जैन फैमिली का नाबालिग लड़का भी यही करने लगा था और वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर संजय नगर सेक्शन 23 की मस्जिद में जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा। बिल्कुल, लेकिन सागर, जिस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है तो उसको देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो गेम था धर्मांतरण का, ये एक लंबे समय से एक्टिव था, क्योंकि एक ऐप बनाना, उसके जरिए लोगों का धर्म परिवर्तन कराना, यानी कि इसकी जड़ें काफी ज्यादा गहरी है, जो अब जांच पड़ताल में सामने आएगा। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं लखनऊ में पूर्व आईपीएस रिटायर्ड डीजे दिनेश शर्मा ने गोमती नगर स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व आईपीएस ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दिनेश शर्मा डिप्रेशन का शिकार थे, जिसके चलते उन्होंने खुद को गोली मारी। जानकारी मिली है कि पिछले लंबे समय से दिनेश शर्मा गंभीर बीमारी से परेशान थे। बीमारी के चलते वो तनाव में थे, जो उनकी मौत का कारण बनी है। तो पूर्व आईपीएस ने गोली मारते हुए खुद को मौत के घाट उतारा है। वही मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं